कि आधे से ज़्यादा उनके नहीं है, किसी और के हैं। तहरीक इंसाफ को सर सेनेट इलेक्शन में आप कैसे देख रहे हैं, किस पोजीशन पर देख रहे हैं, क्योंकि सूरत हाल तो बड़ी उनके देखिए, दोस्त उनको छोड़ बड़ी वाज़ेह बात है कि इस वक्त जिस चीज़ की वो जतन कर रहे हैं कि ओपन बैलेट की बुनियाद पर, अब जहाँ पर बैलेट का लफ्ज़ होगा वहाँ ओपन का तस्वुर हो ही नहीं सकता, वहाँ सीक्रेट का तस्वुर होगा। बैलेट के साथ हमेशा सीक्रेट का तस्वुर वाबस्ता है, पूरी दुनिया में ओपन का तस्वुर ही वाबस्ता नहीं है। और आज वो जतन कर रहे हैं इसलिए कि जो उम्मीदवार वो सामने ला रहे हैं वो ख़ुद उनकी अपनी पार्टी में इस कदर नापसंदीदा हैं कि उनको ये ख़तरा है कि शायद उनकी अपनी पार्टी भी उनको वोट नहीं देगी। तो ये इसकी असल हकीकत है कि आज वो सारे सूरत हाल सामने आ रही है और वो हक़ाइक़ भी सामने आ रहे हैं कि पिछले इलेक्शनों में रिश्वत देने वाला भी पीटीआई, रिश्वत देने वाला भी पीटीआई, उसका वीडियो बनाने वाला भी पीटीआई, जिस घर में रिश्वत दी जा रही है वो भी पीटीआई, जो इस वक्त उसके दावेदार है वो भी पीटीआई, जो हंगामा है वो भी पीटीआई। तो ये सारा गंद और गलाजत जो है वो इन्हीं के अपने घर में है और हमेशा ये दूसरों के मुंह पर जो है मलते रहते हैं। तो ये सारी हक़ाइक़ जो है इस वक्त कौम के सामने आ रही है, एक एक बच्चे तक उसकी सूरत हाल पहुँच रही है कि ये एक ज़ाहिरी, एक नुमाइशी किस्म की चीज़ थी जिसके अंदर सिवाय गंद और गलाजत और नाकामी और नालायकी की कुछ नहीं था। मौलाना साहब ये फरमाइएगा कि सेनेटर जो है वो ये कहती रहती है कि मुस्लिम जो नैब है वो हुकूमत के साथ मिली हुई है, लेकिन चेयरमैन नैब कहते हैं कि हुकूमत के साथ किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक नहीं है और रियासत पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या हम मान लें उसको जी? हम उनके किरदार को नहीं देख रहे? तो उनका किरदार जो है वो उसके तर्ज अमल की नफ़ी कर रहा है। नेब एक मोहरा है और सिर्फ हुकूमत का नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है। ये जनरल मुशर्रफ का बनाया हुआ वो मोहरा है जो आज भी उन्हीं क़ुव्वतों के काम आ रहा है और वो भरपूर तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं सियासतदानों पर मुकदमात दायर करके एहतसाब के नाम पर, ताकि अगर वो कभी अवामी मामले के लिए कौम के पास जाएँ तो फिर उनको कहा जा सके कि ये तो कौम की जंग नहीं, अपनी ज़ात की दिफा कर रहे हैं। पीडीएम का आप जो है मार्च करने जा रहे हैं, ये मार्च होगा या धरना होगा? मेरे ख्याल में ये मार्च ऐसी होते हुए हमें इसका तजर्बा है कि इसकी स्ट्रेटजी जो है वो वक्तन फ़वक्तन बनानी पड़ती है और रोज़ दिन ब दिन हम उसकी स्ट्रेटजी जो है उसको तश्कील देते रहेंगे। तो मेरा ख्याल ये नहीं है कि वो एक दिन का मार्च होगा, वो कई दिन शायद वहाँ पर ठहरना पड़ेगा। मौलाना साहब ये फरमाइएगा कि अगर सेनेट इलेक्शन जो है वो किसी भी वजूहात की बिना पर अपोजिशन हार जाती है और आपको फिर शक होता है कि जो हमारे जितने भी बंदे थे MNA MPs जो मुश्तरका थे वो हुकूमत के 50 करोड़ लेके बिक गए हैं, तो फिर आप ये रास्ता बंद करेंगे, फिर आप कहेंगे ओपन बैलेटिंग की जो है वो हमायत करेंगे बाद में इलेक्शनों के बाद, सूरत हाल देखने के बाद? ज़ाहिर है इसके हमने 2018 के इलेक्शन पर जो मौक़िफ़ लिया है और आज हम उसी मौक़िफ़ पर कायम हैं। हमें अवाम की जो अमानत है उस पर डाका डालने के लिए कोई कंप्रोमाइज़ हम उस पर नहीं कर सकते। हम आज भी उस पर कायम हैं और हम ये सोचते हैं कि जिस तरह कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में धांधली की गई, नंगी धांधली की गई, आज सेनेट में भी उसी तरह धांधली का इंतज़ाम हो रहा है। तो जो भी सूरत हाल सामने आएगी, हमारा माजी जो है इस बात का गवाह है कि हमने धांधली के इलेक्शन और उसके नतीजे में कामयाब होने वाले लोगों के हाउस पर समझौता नहीं किया। सियासी गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारियाँ तो सियासी मैदान का हिस्सा है जी। जब हम सियासत करेंगे, जब हम अपोजिशन करेंगे और अपोजिशन भी ऐसी कि सिर्फ हुकूमत की नहीं, उसके पीछे दूसरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ भी हम एक मौक़िफ़ रखेंगे, एक राय रखेंगे, तो फिर ये चीज़ें तो आती रहेंगी। लिहाजा गिरफ्तारियों से हमें न कोई डराए और न ही इससे हम घबराने वाले लोग हैं। गिरफ्तारियों से खुद उनके लिए मुश्किलात ज़्यादा पैदा होंगी। मियां नवाज शरीफ साहब से आपका टेलीफोनिक सर राब्ता हुआ है, तो उसमें क्या गुफ्तगू? इन दिनों में नहीं हुआ है, इन दिनों में नहीं हुआ है। जिसका आप हवाला दे रहे हैं ये खबर शायद के हवाले से कभी आपको वैसे ऑफर हुई है? आप इतने सीनियर सियासतदान हैं। हमारी तो खुसूसियत यही है
کہ کوئی ہم سے خرید و فروخت کی بات نہیں کر سکتا جی. ہم اس منڈی میں جو ہے جانے کے قابل ہی نہیں سمجھ جاتے. اچھا مولانا صاحب، سینٹ کے الیکشن مارچ کے شروع میں ہے، اگر شفاف نہیں ہوتے تو مارچ کو 26 مارچ کو ہوگا، اس سے پہلے کوئی احتجاج یا کوئی چیز ہوگا، رد عمل ہوگا کوئی ایسی چیز؟ اب ہم ٹائمنگ تو ہمیں تو طے کرنے دینا، ذرا تھوڑا سا کچھ چیزیں ہمارے اوپر بھی چھوڑیں گے. زرداری صاحب سے سر کوئی گفتگو ہوئی ہے اب تازہ ترین آپ کی کوئی سوال ہے؟ زرداری صاحب سے میری میٹنگ طے تھی اور میں چاہتا تھا کہ ان کے گھر میں جاؤں، ان کے گھر میں خوشی آئی ہے تو اس کو مبارکباد بھی دوں، لیکن علیل ہو گئے تھے اور چند دن وہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ان سے براہ راست تو بات نہیں ہو سکی ہے، لیکن ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے. وہ کوئی سر گفتگو فیصلے کے سر بعد جسٹس فائز صاحب وزیر اعظم کے حوالے سے کیس نہیں سن سکتے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو آئین و قانون کی روح سے ہی دیکھا جائے، سیاسی حوالے سے بیان بازی اس میں کافی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک سپریم کورٹ کے جج ہیں اور سپریم کورٹ ایک بڑا محترم ادارہ ہے. اس کے جج کے ایک حوالے سے وہ خود ہی آئین و قانون کی روح سے اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا کیس کسی جج کو سننا چاہیے اور کون سا نہیں. فردوس عاشق وان صاحبہ نے کہا ہے کہ مولانا صاحب جو ہے نا وہی صرف خدمت کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی، لیکن وہ 12ویں کھلاڑی ہیں. وہ کتنے کون سے نمبر کی کھلاڑی ہیں خود سر حکومت کے اندر کون سے نمبر کی کھلاڑی ہے ذرا یہ بتا دیں. گیلانی کے نام پہ سر اتفاق ہوا سر آپ کے پی ڈی ایم میں کوئی ڈسکشن ہوئی ہے سر اس حوالے سے یا ابھی نہیں ہوئی؟ میرا خیال یہ کوئی اختلاف والی بات ہی نہیں ہے. متفقہ امیدوار ہو متفقہ سکتے ہیں امیدوار کے طور پر اگر آتے ہیں، ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. مولانا صاحب استعفے آپ لوگوں نے جمع کیے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، ساروں نے، وہ استعفے کس دن دیں گے؟ دیکھیے وہ تو ہم نے پھر اسی لیے روک دیے کہ جب ایک دفعہ یہ طے ہوا کہ سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے، تو جب سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے تو اس میں صوبائی اسمبلیوں کے ووٹ درکار ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں ضمنی الیکشن میں بھی جانے کا فیصلہ کرنا پڑ گیا اور یہ آئین و قانون کی روح سے کرنا پڑا، وکلاء کے مشاورت کے ساتھ کرنا پڑا. تو ظاہر ہے جی کہ الیکشن میں تو ہم پھر اب حصہ لیں گے اور پھر جو بھی نتائج سامنے آئیں گے تو اس پر رد عمل بعد میں دیا جائے گا. مدارس کے ڈھانچوں کو مولانا صاحب چھیڑا جا رہا ہے اور مختلف بورڈ تشکیل دیے جا رہے ہیں کہ اس طرح کی تقسیم کے سے یہ جدید کر دیں گے جتنے بھی مدارس ہیں ان کو. دیکھیے یہ ان کی خام خیالی ہے، وہ نہ مدارس کو جانتے ہیں، نہ مدارس کی تشکیل کو جانتے ہیں، نہ مدارس کے پیچھے جو کار فرما نظریہ ہے اس کو پہچانتے ہیں. اب دور سے ہی میں کسی یونیورسٹی اور کالج کی صورتحال پر اپنے تبصرے شروع کر دوں تو آپ بھی کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ کا وہاں پر کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ لوگ مدرسے کے قریب سے بھی نہیں گزرے، ان کو کیا پتہ کہ مدرسے کے قیام کا تصور کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، آج اس وقت اس کی ضرورت اور ناگزیریت کیوں موجود ہے. تو اس حوالے سے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح جنرل مشرف صاحب نے ماڈل مدرسہ کا ایک نظریہ دیا اور پھر خود اعتراف کیا کہ ان کا وہ کام نہیں چل سکا، اسی طرح آج اگر انہوں نے کچھ لوگوں کو بورڈ کا درجہ دیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح کے جنرل مشرف کا، یہ وہی فلسفہ تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے. جی مدارس اپنی جگہ پر قائم ہیں، ان کے وفاق اپنی جگہ پر قائم ہیں اور تنظیمات مدارس از خود بھی اس پر اپنا ایک رد عمل مرتب کریں گے، اپنی رائے دیں گے. ہم اپنی رائے دے چکے ہیں کہ یہ حرب مدارس کے حوالے سے کامیاب نہیں ہو سکتے. اس پر وہ اپنے گھر میں اگر شادیانے بجانا چاہتے ہیں تو 2-4 دن کی خوشیاں منا لیں، لیکن مدرسہ قائم رہے گا. اگر وہ قبول کریں تب بھی قائم رہے گا، نہ قبول کریں تب بھی قائم رہے گا. سر آپ کو یہ ایڈ کرنا چاہیں سر اپنے؟ ہم تو میدان میں ہیں. لیکن سر وہ ایک بات سر کہ حکومت کی جانب کافی سارے مارچ ہو رہے ہیں، اسلام آباد کی جانب سارے کامیاب ہوئے جا رہے ہیں، یعنی کہ حکومت اس میں ہے سر، اس میں سرکاری ملازمین باقی منوا کر آ رہے ہیں. تو آپ بھی سر کوئی منوا کر آئیں گے یا کوئی مطلب؟ دیکھیے منوانے کی بات اپنا ہے، سوال بنیادی یہ ہے کہ ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ، چاہے وہ تاجر ہیں، چاہے وہ وکلاء ہیں، چاہے وہ اساتذہ ہیں، چاہے وہ سرکاری ملازمین ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ اداروں کے ملازمین ہیں، ہر سطح پر کیوں ایک کرب محسوس کیا جا رہا ہے اور ہر سطح پر لوگ اسلام آباد جا کر کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے کانوں میں کسی طرح ہماری آواز پہنچ جائے. لیکن انہوں نے کانوں میں ایسی انگلیاں ٹھوسی ہوئی ہیں
कि वो मज़लूम कौम की और मुतासरीन की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। दासू डैम का मज़दूर अगर अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करता है तो उनको हमारे रियासती इदारों के अहलकार गोलियों का निशाना बनाते हैं। इस्लामाबाद में जो असातिज़ा के ऊपर, ख़ास तौर पर मेहमारान कौम के ऊपर जो वहाँ की पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फायरिंग की उनके ऊपर, आंसू गैस फेंका उनके ऊपर और एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले फेंके गए उनके ऊपर, तो आप मुझे बताएं कि इससे ज़्यादा फाशिस्ट गवर्नमेंट और क्या हो सकती है जी। ये रियासती दहशतगर्दी है जो इस्लामाबाद में की गई और आम तौर पर लोगों के साथ की जाती है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 10-10 और 15-15 साल और 20-20 साल से लापता अफराद के वारिसीन बैठे होते हैं जी, और वो रो रहे हैं अपने प्यारों के इंतज़ार में। लेकिन मजाल है कि इन शकील क़ल्ब लोगों के दिलों पर कोई चींटी भी रेंगती हो, एहसास ही नहीं होता इस बात पर, और समझते हैं कि हमने तो बड़े दुश्मन को पकड़ा हुआ है। पकड़ा हुआ है तो फिर अदालतें हैं। हमारे लिए तो आप कहते हैं इदारों में जाएं, हमारे लिए तो आप कहते हैं कि आईनी रास्ता इख्तियार करें, हमारे लिए तो आप कहते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, ट्रिब्यूनल में जाएं, और ख़ुद आपने कौम के लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, आज तक लापता है, उनका इल्म ही नहीं। उसके लिए इदारों का रुख क्यों नहीं किया जाता? वहाँ आपको इदारे क्यों नज़र नहीं आते? सिर्फ सियासी मामलात में, सियासी मौक़िफ़ पर आप हमें रियासती इदारों का रास्ता बताते हैं, जबकि इस मुल्क के अंदर नाजायज़ तौर पर लोग गिरफ्तार किए गए हैं और आप उनको दहशतगर्द कह रहे हैं और उनको किसी अदालत में पेश करने के लिए तैयार नहीं है। तो पहले आप खुद तो इदारों को तस्लीम करें, खुद तो आप इदारों की तरफ रुजू करें। लोग वहाँ इस्लामाबाद में बैठ कर चीख रहे हैं, कैंप लगाए हुए हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही। वहाँ उनको इदारों का रास्ता नज़र नहीं आता और हमें बड़ी जल्दी से और उस हवाले से हमें रास्ता बता रहे हैं ये कि दिन दहाड़े उन्होंने एक डाका मारा, आसमान फलक उसको देख रहा था, सूरज चमक रहा था और हमें कह रहे थे बताओ सूरज चमकता है उसके बाद तुम्हारे पास क्या सबूत है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इजाज़त बड़ी मेहरबानी। मैंने क्या किया? ये ले किया हुआ